Hello students, this is Gargi Sharma. Today I will discuss some other topics related to process costing, abnormal loss and abnormal gain treatment. This PPT is very useful for the students of BCom Pass, BCom Honors and other courses. So students, let's start with the topic. Abnormal loss. सबसे पहले हम समझेंगे कि abnormal loss क्या होता है. लास्ट पीपीटी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नॉर्मल लॉस के बारे में. अबनॉर्मल लॉस जो होता है ये एक्सपेक्टेड नहीं होता, ये अनएक्सपेक्टेड होता है. इसके रीजंस अनएक्सपेक्टेड होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट इसको पहले से ही एंटिसिपेट कर नहीं चलती. द लॉस इन द प्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रीजंस, अनफोरसीन रीजंस एंड द लॉस विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस इज नोन एज अबनॉर्मल लॉस. अबनॉर्मल लॉस अगर हमें कैलकुलेट करना होता है इन यूनिट्स तो हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. अबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस. कई बारी प्रोडक्शन के बाद जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा एक्चुअल लॉस होता है वो नॉर्मल लॉस से भी ज़्यादा होता है. नॉर्मल लॉस तो वही लॉस है जो हमने लास्ट पीपीटी में समझा भी था कि जो मैनेजमेंट पहले से ही एक्सपेक्ट करके चलती है कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन इतना जो है वेस्टेज होना ही है, नॉर्मल है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस. लेकिन जब आपका लॉस जब आप लास्ट में कैलकुलेट करते हो और वो नॉर्मल लॉस से ज़्यादा आता है तो जितना डिफरेंस आता है मोर देन नॉर्मल लॉस उसको हम बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस. तो द स्टेटमेंट इज अब नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस. सबसे अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रीजंस या व्हाट मे बी द रीजंस फॉर अबनॉर्मल लॉस. अबनॉर्मल लॉस के क्या कारण हो सकते हैं. मशीनरी ब्रेकडाउन, पावर फेलियर, फायर, लेबर स्ट्राइक, लॉकआउट, inferior quality of material, poor planning of management, carelessness of the workers, shortage of labor and various other reasons. ये सभी कारण हो सकते हैं abnormal loss के. ये कारण हो सकते हैं, इनमें से कोई एक कारण हो सकता है, दो कारण हो सकते हैं और इनके अलावा भी कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से एक्चुअल लॉस जो है नॉर्मल लॉस से बहुत ज्यादा हो जाता है और हमारा abnormal लॉस का पार्ट ज्यादा होता है. नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉस. अबनॉर्मल लॉस जब हमारा आ ही गया है तब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है. द लॉस इज नॉट अ प्रोसेस लॉस. जो अबनॉर्मल लॉस है कभी भी हम इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानते, इसलिए हम इसको प्रोसेस लॉस तो कहते नहीं है बेटा. दूसरी चीज, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है इसे टोटल कॉस्ट में से एक्सक्लूड कर दिया जाता है जिसकी वजह से इट डज नॉट इफेक्ट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट. क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है तो जो हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ये उसको भी इफेक्ट नहीं करता. इट इज चार्ज डायरेक्टली. अबनॉर्मल लॉस का जो भी अमाउंट होता है उसे डायरेक्टली कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज कर दिया जाता है. इन केस अगर अबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की जो अगर कोई सेल वैल्यू है, उसके स्क्रैप की कोई सेल वैल्यू है तो उस अमाउंट को अबनॉर्मल अकाउंट के अंदर, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है और आफ्टर कैलकुलेशन जो बैलेंस बचता है अबनॉर्मल लॉस अकाउंट का उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये सभी बातें हम क्लियर करेंगे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस या हम इसे कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस. अबनॉर्मल लॉस की भी वैल्यू को हमें निकालना होता है अगर क्वेश्चन के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है. वैसे अबनॉर्मल लॉस जो है डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता. लेकिन अगर इसकी कोई सेल वैल्यू होती है, रियलाइजेबल वैल्यू होती है तो उसे क्रेडिट में दिखाया जाता है अबनॉर्मल लॉस अकाउंट के. अब हम यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले कि अबनॉर्मल लॉस जो है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है. लास्ट पीपीटी जो मैंने आप लोगों के साथ प्रोसेस कॉस्टिंग की शेयर की थी उसके अंदर हमने सीखा था कि किस तरीके से नॉर्मल जो लॉस है उसको माइनस किया जाता है इनपुट्स में से और नॉर्मल आउटपुट को फाइंड आउट किया जाता है और नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू को हम किस तरीके से पोस्ट करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं अकाउंट के अंदर. वो हमने सारा प्रीवियस पीपीटी में सीखा था. तो जो स्टूडेंट्स प्रीवियस पीपीटी को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो गो बैक टू दैट पीपीटी, उसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगी,
और उसके बाद फिर आप abnormal लॉस का अच्छे से समझ पाएंगे। कॉस्ट और वैल्यू ऑफ abnormal लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, जो हम पहले सीख चुके हैं लास्ट पीपीटी के अंदर, अपॉन नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ abnormal वेस्टेज, और यू कैन से यूनिट्स ऑफ abnormal लॉस। नाउ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। जब हम नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल कॉस्ट यानी कि जितने भी इनपुट हमारे हैं उनकी वैल्यू में से स्क्रैप वैल्यू अगर है कोई नॉर्मल लॉस की उसको माइनस करना होता है, एंड वी विल गेट द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। यूनिट्स ऑफ अबनॉर्मल लॉस यानी कि अबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का हुआ है इसका पता लगाने के लिए मैंने आपको अभी समझाया भी था कि जब हमारा एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा होता है तो जितना वो ज्यादा होता है, जितना वो डिफरेंस होता है, वो हमारा होता है अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल आउटपुट हम निकालते हैं यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। जब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को हम इनपुट में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नॉर्मल आउटपुट आ जाता है। ये हम पहले भी सीख चुके हैं और मैंने यहाँ पर इसको रिपीट भी किया है। नाउ अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से हम समझेंगे कि किस तरीके से हमने नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस को ट्रीट करना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें मटेरियल इशूड इनपुट, जिसको हम कह सकते हैं इनपुट, हमें दे रखा है 8000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर यूनिट, हमें ये दिया हुआ है। उसके बाद लेबर चार्जेस हमें दे रखे हैं 44,000 रुपीज, अदर एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 25,000 रुपए, और नॉर्मल लॉस जो कि एक्सपेक्टेड होता है पहले से ही वो हमें 10% दिया हुआ है ऑफ द यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि 8000 यूनिट्स जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से उसका 10% यानी कि 800 यूनिट जो है वो हमारा नॉर्मल लॉस है। और सेल प्राइस हमें दे रखी है नॉर्मल लॉस की ₹6 पर यूनिट, यानी कि नॉर्मल लॉस की मार्केट वैल्यू है। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट जो हमारा आया है लास्ट में वो आया 6900 यूनिट, यानी कि हमारा इनपुट है 8000 यूनिट और हमारा एक्चुअल आउटपुट है 6900 यूनिट। तो हम इन इनपुट जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसमें से अगर हम एक्चुअल आउटपुट को माइनस कर देंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा एक्चुअल लॉस कितना है, यानी कि 8000 माइनस 6900 we will get our actual loss, that will be 1100 units। 1100 यूनिट हमारा एक्चुअल लॉस है इस क्वेश्चन के हिसाब से, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस एक्चुअल आउटपुट। अब हम इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे, हमने इस क्वेश्चन के अंदर बनाना है प्रोसेस अकाउंट। एक ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रोसेस की बात हो रही है, और अबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी हमें यहाँ पर बनाकर दिखाना। अब हम बताएंगे यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट यहाँ पर हमें एक ही बनाना है क्योंकि एक ही प्रोसेस हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। प्रोसेस अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम डेबिट करेंगे सारे खर्चे, जितनी भी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उस सबको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे टू मटेरियल जो कि है 8000 यूनिट एट द रेट ऑफ 96,000। लेबर चार्जेस हमें दे रखे हैं 44,000, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं हम 25,000। इन सबको हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। नॉर्मल लॉस हमें 10% दिया हुआ है, हमने यहाँ पर निकाल दिया उसको 800 यूनिट, 10% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड जो कि 8000 है, और इसकी स्क्रैप वैल्यू की जो है सेल वैल्यू हमें दी हुई है, हमें नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू दे रखी है तो हमारा हो जाएगा 4800। अब नॉर्मल लॉस हमें निकालना है। अब नॉर्मल लॉस का फॉर्मूला मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ। अब नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस। हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट के अंदर अब नॉर्मल लॉस निकाल कर दिखा रखा है, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड जो कि 8000 माइनस नॉर्मल लॉस जो कि 800 माइनस आउटपुट 6900 यूनिट, तो हमारे पास आ जाएगा अब नॉर्मल लॉस। हम इस तरीके से भी डायरेक्टली भी अब नॉर्मल लॉस निकाल सकते हैं। अगर आपको स्टेप वाइज निकालना है तो सबसे पहले आप एक्चुअल लॉस निकालोगे, उसके बाद एक्चुअल लॉस और नॉर्मल लॉस का डिफरेंस जो होगा वो आपका हो जाएगा अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, ये भी हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमने अब नॉर्मल लॉस की जब वैल्यू निकालनी होती है, कॉस्ट निकालनी होती है, तो उसके फॉर्मूले के अंदर हमें ये भी चाहिए होता है। तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू, सबसे पहले कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट आई है हमारी इस प्रोसेस के अंदर जो कि आई है 1,65,000 माइनस इसमें से हम करेंगे जो सेल वैल्यू है नॉर्मल लॉस की 4800, तो हमारे पास आ जाएगी नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 1,60,200 रुपीज।
अब हम निकालेंगे नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट निकालने का फॉर्मूला फिर से मैं रिमाइंड करा देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड या फिर इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस एंड वी विल गेट द नॉर्मल आउटपुट 7200 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस। यहां पर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने इसकी पिछली पीपीटी में देखा है। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट अपॉन नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय अबनॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स। हमने सब चीजों को निकाल लिया है, फॉर्मूले के अंदर हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी विल गेट 6675 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस, जो क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना भी था क्योंकि हमने अबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है। सबसे पहले हम इस अबनॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे बाय अबनॉर्मल लॉस अकाउंट करके, और इसकी यूनिट्स डाल देंगे हम यूनिट्स की कॉलम में जो कि 300 यूनिट है, और इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है वो हम डाल देंगे अमाउंट वाले कॉलम में। उसके बाद हम जो इसका बैलेंसिंग फिगर है प्रोसेस अकाउंट का, इसमें इसको हम लिख देंगे बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट के अंदर हम इसको डाल देंगे, और हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है पूरी की पूरी बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। बैलेंसिंग फिगर हमारा है 1,53,525 रुपीज। ये हमारी है ये बैलेंसिंग फिगर, और यूनिट्स की बैलेंसिंग फिगर भी यहाँ पर हम यूनिट्स जो है हमारे जो हमारा आउटपुट है इस प्रोसेस का वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 6,900। अब हमारा हमने यहाँ पे निकालना है, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर आप चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल सकते हैं इस प्रोसेस अकाउंट। वैसे भी हर प्रोसेस अकाउंट के एंड में हमें कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, या हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट हमें निकालना ही होता है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे 1,53,525 डिवाइडेड बाय द आउटपुट 6,900। तो हमारे पास आ जाएगा 22.25 रुपए के हिसाब से हमारा आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसे हमने प्रोसेस अकाउंट के अंदर भी शो करा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भी यहाँ पर हमें बनाना है। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस की जो सेल वैल्यू है उसे यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे बाय कैश या सेल प्राइस ऑफ 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट। जो सेल वैल्यू नॉर्मल लॉस की होती है तो एज्यूम कर लिया जाता है कि वही वैल्यू जो है अब नॉर्मल लॉस की भी है। जो सेल वैल्यू नॉर्मल लॉस की दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर 6 रुपए, वही हम मान लेते हैं कि अब नॉर्मल लॉस की भी है। तो 300 यूनिट जो कि अब नॉर्मल लॉस है उसको 6 से मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद आता है बैलेंसिंग फिगर जो था प्रोसेस अकाउंट का, वो हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे टू प्रोसेस अकाउंट करके। जो अब नॉर्मल लॉस का अमाउंट हमें प्रोसेस अकाउंट में दिया हुआ था उसे हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। अब इस पूरे अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर है वो चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हमने अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू को फाइंड आउट करा। ये बात हमेशा याद रखना कि अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू को निकालने के लिए भी हमें नॉर्मल लॉस और नॉर्मल आउटपुट की भी जरूरत होती है, और नॉर्मल लॉस जो होता है उसकी नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट की भी जरूरत होती है। तो यानी कि बहुत जरूरी है नॉर्मल लॉस के कंसेप्ट को समझना, तभी हम अच्छे से अबनॉर्मल लॉस को भी समझ सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं अबनॉर्मल गेन या अबनॉर्मल इफेक्टिव्स भी इसको बोला जाता है। अबनॉर्मल गेन अबनॉर्मल लॉस का बिल्कुल उल्टा है। अबनॉर्मल लॉस के अंदर हमने ये बात की थी जब हमारा जो एक्चुअल लॉस होता है जब हमारे नॉर्मल लॉस से ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि अबनॉर्मल लॉस हुआ है। इसका बिल्कुल उल्टा, अगर हमारा एक्चुअल लॉस कम है नॉर्मल लॉस से, या हम ये भी कह सकते हैं अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से, तो नॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद तो जो डिफरेंस होता है हमारा अबनॉर्मल गेन होता है। यहाँ पे लिखा भी है इफ द एक्चुअल प्रोडक्शन आर मोर देन द एंटिसिपेटेड यूनिट्स आफ्टर डिडक्टिंग द नॉर्मल लॉस द डिफरेंस इज नोन एज द अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन बिल्कुल अपोजिट है अबनॉर्मल लॉस का। जब हमारा एक्चुअल लॉस कम होता है नॉर्मल लॉस से तो उसका डिफरेंस बन जाता है अबनॉर्मल गेन। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर कि जिस तरीके से अबनॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता, इसी तरीके से इसे भी एक्सक्लूड किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कॉस्ट पर यूनिट में। प्रोडक्ट का जो कॉस्ट पर यूनिट होता है उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यूएशन भी सेम अबनॉर्मल लॉस की तरह ही होती है, इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है।
इसके यूनिट्स को और इसके अमाउंट को डेबिट कर दिया जाता है प्रोसेस अकाउंट के अंदर। बस ये डिफरेंस होता है कि अबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स और उसके रियलाइजेबल वैल्यू को प्रोसेस अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाता है, लेकिन इसकी यूनिट्स को और इसकी वैल्यू को प्रोसेस अकाउंट के अंदर डेबिट किया जाता है। यहां पर आप देख भी सकते हैं, व्हेन द एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन द नॉर्मल आउटपुट। आप किसी भी तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं नॉर्मल गेन को। जब आपका एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि अब नॉर्मल गेन हुआ है। अब इसकी जो वैल्यूएशन का या कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो सेम अब नॉर्मल लॉस वाला है, बस जहां पर अब नॉर्मल लॉस वर्ड यूज हुआ है वहां पर आपको अब नॉर्मल गेन वर्ड को यूज करना है। अब नॉर्मल इफेक्टिव्स भी इसको कहा जाता है। यहां पर एक स्टेटमेंट नीचे दी हुई है, जहां पर लिखा है दोबारा से किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। यूनिट्स ऑफ अब नॉर्मल गेन इज इक्वल टू यूनिट्स एंटर्ड यानी कि इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस एक्चुअल आउटपुट। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका अबनॉर्मल गेन कितना है। इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स आपको पता चलेगा, ये इन टर्म्स ऑफ रुपीज आपको निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से जो यहां पर दिया हुआ है। यहां पर आया है 1,82,683 रुपीज। इसको हम डिवाइड कर देंगे आउटपुट से तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट जो कि आएगा 32 रुपए 33 पैसे। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर टू नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, राइट। अब हमने बनाना है अबनॉर्मल गेन अकाउंट। अबनॉर्मल गेन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम प्रोसेस अकाउंट से अबनॉर्मल गेन का जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोसेस अकाउंट करके। उसके बाद यहां पर हम सेल वैल्यू दिखाएंगे 250 यूनिट जो अबनॉर्मल गेन यूनिट्स आई हैं, इनकी सेल वैल्यू वही मानी जाएगी जो नॉर्मल लॉस की है 4 रुपए, और उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास अमाउंट आ जाएगा इसका 1,000 रुपए। और इस अमाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, हम इसे यहाँ पे क्रेडिट नहीं करेंगे, हम इसे यहाँ पर डेबिट करेंगे अब नॉर्मल गेन अकाउंट के अंदर। जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमारा प्रैक्टिकली हमने कैसे करना है इसे अब नॉर्मल गेन को और नॉर्मल लॉस को साथ साथ वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर सीखा है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन इन दोनों का ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now students, wait for my next PPT and please like, share and subscribe my channel so that I will make more and more PPTs for you guys. Thank you.